पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। वो जो स्ट्रेस देने वाला पोर्शन के बाद मैंने ओल्ड ISSS पढ़ा, ये तो सभी को मालूम ही होगा। हाँ फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। जी, ये ठीक तो है, मदर क्योंकि मदर इन दोनों बुक्स में लगभग आप मान के चलिए 700 से 800 पेज हैं। और अगर कोई इनको अगर देख भी ले एक बार पढ़ने से पहले तो वो तैयारी छोड़। क्वेश्चन, अच्छा। क्योंकि अगर हम रीजन कर ले और उसके बाद हम सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हमें एक। और जो लास्ट 15 डेज है उसमें मैंने जनरल डिग्री का ली है। यस। तो अगर मैं रिस्क नहीं ली थी तो मेरे 20 मार्क्स नहीं बढ़ होगा, तो मैंने वो गलत कर दिया। तो उससे मुझे बहुत रिग्रेट आया कि चलो ये तो बहुत नहीं इजी, नहीं, बहुत। उनको उनको नहीं जी करनी जी, चाहिए। बहुत सारे बुक्स बिल्कुल मत पढ़ना क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। यस। हाँ, तो उससे टाइम भी बहुत वेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन विद ICAR JRF सॉइल साइंस ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ में, जिनका नाम है पूर्विता रॉय। और इन्होंने ICAR JRF 2025 में सेकंड रैंक हासिल की है। और आप सभी को पता है कि JRF का एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं होता उसको क्रैक करना, ठीक है। लेकिन आज के हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे उनकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी को, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उनका कैसा डेली रूटीन था, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स थी जो उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान पढ़ी, और उनकी रिवीजन ट्रिक्स क्या थी, उनकी छोटी छोटी जो भी नोट्स थे वो किस तरीके से उन्होंने कैटर करे, मॉक टेस्ट उन्होंने किस तरीके से लगाए। ये छोटी छोटी टिप्स आपको अपनी जर्नी के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक गेम चेंजर बन सकती हैं। अगर आप भी ICAR JRF सॉइल साइंस या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट से ICAR JRF की तैयारी कर रहे हैं आप, या उसके एस्पायरेंट है, तो फ्यूचर में एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो ये इंटरव्यू आपके लिए कंप्लीट रोड मैप का काम करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए हम शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे रैंक 2 से, जो अपना रियल एक्सपीरियंस हम सबके साथ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इतना बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। आपका ऑल इंडिया रैंक सेकंड था। तो सबसे पहले तो आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मगर मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा सिंगल डिजिट रैंक आएगा। तो एग्जाम के पहले पहले तो ऐसा था कि चलो कोई कॉलेज मिल जाए अच्छा वाला तो ही चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, जैसे कि आपका जो UG डिग्री था, ठीक है, और उसके बारे में बताइए, और आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था। दूसरा, आपने जब सोयल साइंस सब्जेक्ट चूज किया तो सोयल साइंस ही क्यों किया, क्योंकि एग्रीकल्चर में जब अपन ग्रेजुएशन में होते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो सोयल साइंस आपने क्यों चूज किया। तो पहले तो मेरा डिग्री है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल से। तो मेरे सर्च वहाँ पर बहुत हेल्पफुल है, वो सॉइल की फैकल्टी बहुत अच्छी सी है, मतलब बहुत डेवलप है। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर से मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आने स्टार्ट किए, तो सॉइल में क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे एस्पेक्ट्स है। ओके। अगर जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग चूज किए तो सिर्फ बायोलॉजी का एस्पेक्ट आएगा। हाँ, या और सब्जेक्ट से, मतलब इतने सारे साइंस एक साथ इंटीग्रेटेड सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में है सॉइल। यस 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 यस। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था। ओके। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने JRF परस्यू किया, ठीक है, तो ये डिसीजन आपने कब लिया। आई थिंक जैसे कि भाई सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में, कि आपको JRF ही करना है। जैसे अपना एक स्टेट एंट्रेंस टेस्ट भी होता है PG करने के लिए, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना था तो एक स्टेट टेस्ट भी होता है, एक अपना ICAR JRF होता है। तो JRF का आपने डिसीजन कब लिया। तो मैंने सेकेंड ईयर से ही लिया था कि सारे सीनियर्स JRF देते हैं, इतना अच्छा रैंक आता है, तो मुझे भी लगा कि चलो मैं भी करती हूँ। फिर फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन ले रहे थे कि चलो अच्छा कुछ करना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए, इसलिए। यस यस यस। तो अब बात कर लेते हैं अपन जो आपकी प्लानिंग रही, ठीक है, और जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई एग्जाम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मोटा मोटा अगर अपन बात करें तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम को लेकर। जैसे अगर अपन, जैसे आपने अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अपन फोकस करें, जैसे कि आपको पता है सिलेबस है अपना थोड़ा वास्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी अलग अलग यूनिट है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, तो इन पे आपने किस तरीके से इन पे कमांड बनाई, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, एक बार डिटेल से आप बताइए इसके बारे में।
जी, जी। तो हमारे पहले सेमेस्टर से तो हमारे कोर्स में सॉइल साइंस आता है कि फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस 1-2। यस तो यस। तभी से मैंने कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किए कि कॉन्सेप्ट तो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो हमेशा ही याद रहेगा। जो यस डिटेल्स है वो तो एग्जाम के पहले हम एक बार रट्टा मार ले तो चल जाएगा। तो यस। तभी फर्स्ट सेमेस्टर से कॉन्सेप्ट बनाने शुरू किए सॉइल के लिए कि अच्छे अच्छे से पढ़ा। तभी मैं उतना फोकस नहीं थी, मगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में इतना टाइम नहीं मिलता, थर्ड ईयर में भी इतना टाइम नहीं मिलता जेआरएफ परस्यू करने के लिए। तो ओके। वो कोर्स वर्क ही अच्छे से पढ़ा मेरा मतलब सेमेस्टर। और जब थोड़ा थोड़ा मतलब टाइम मिला तब ISSS खोल के देख लिया एक बार सब कुछ, तो क्लियर हो जाए। और ऐसे आप जो बोल रहे हैं कि टॉपिक वाइज लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे मैंने टॉपिक सेपरेट नहीं लिया। अच्छा। जो सेमेस्टर में आता था, जिस सेमेस्टर में जो आता था बस वही पढ़ लेती थी। ओके। वही। ओके। तो जो आपका डेडिकेटेड प्रिपरेशन का टाइम था वो कितना था कि आज से मुझे मतलब जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वो कितना था आपका पीरियड, जैसे कि अभी 3 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ तब तक के लिए? जी। तो मेरा 3 मंथ्स था। 3 मंथ? अप्रैल से, जी बिल्कुल, अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया बिकॉज उसके पहले रॉय रहता है। तो अच्छा। रॉय में तो सब अलग अलग जगह पोस्टिंग हो जाता है हम सब यस लोगों यस। का, घर पे हम नहीं रहते, हॉस्टल में हम नहीं रहते, तो वहाँ पर पढ़ाई भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और उसके पहले CUET PG था या। हमारा। तो सब हम जनरल एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए लगे थे कि चलो कुछ तो एक हो जाएगा, जनरल एग्रीकल्चर रिवीजन हो जाएगा। तो यस। जब अप्रैल का महीना आया तभी आई वाज लाइक कि नहीं होगा मेरे से जेआरएफ, नहीं अच्छा। होगा। तो तब मैंने सोचा कि ठीक है, ये 3 मंथ्स है मेरे पास, कि 3rd अप्रैल से शुरू किया तो 3 मंथ्स है, उसमें 100% देना है। अच्छा। तो मीन्स ये लास्ट के जो 3 मंथ थे वही आपके प्रिपरेशन के पीक मंथ बोल सकते हो आप एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तब कोई सेमेस्टर नहीं था। रॉय अच्छा। होने के बाद तो कॉलेज छुट्टी हो हाँ। जाता है, मगर ELP के कुछ क्लासेस रहते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम्म। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रही प्रिपरेशन में तो हम भूल जाते हैं ना कि हाँ कल वो क्या तो है। पढ़ा, अगर आज नहीं वो रिवाइज किया तो भूल जाएंगे। तो इसलिए वो 3 मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी जो रैंक आई थैंक्स टू दैट 3 मंथ्स। ओके ओके। तो इन 3 मंथ्स के अंदर आपने कितने हावर पढ़ाई की होगी लगभग? मेरा मतलब कि मैं ऐसे आवर वाइज या टाइम लिमिट से नहीं पढ़ती। तो मैं ईच एंड एवरी डे एक टॉपिक सिलेक्ट करती थी, एक रूटीन बना लेती थी एक वीक का या एक मंथ का कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है और उसके बाद मुझे रात को क्विज देना है इस टॉपिक पे। तो ओके। वो जो टॉपिक मैं सिलेक्ट करती थी वो टॉपिक मैं सारे बुक से कवर करती थी। मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी मटेरियल्स है, छोटा सा टॉपिक लेती थी, एक एक चैप्टर करके पर डे, मगर वो सारे बुक से कवर करती थी। और ओके। फिर मैं क्विज देती थी तो रात तो जितने भी आपके जैसे अपनी जो तैयारी कर रहे हैं आप, जैसे आपका जनरल एग्रीकल्चर का एक पोर्शन होता था, करंट अफेयर भी होता था, और आपका सोयल साइंस भी था उसके साथ में, ठीक है? को। जी। आपने ओवरऑल सिलेबस तो देख लिया था पहले ही। तो इन जी। तीनों का आपने बैलेंस किस तरीके से बनाया? क्योंकि तो आप बोल पहले रहे हैं जो कि लास्ट के 3 मंथ्स में आप तैयारी करें, तो बैलेंस किस तरीके से आपने बनाया? तो पहले CUET PG के कारण मेरा जनरल एग्रीकल्चर क्लियर हो गया। अच्छा और अच्छा। जनरल एग्रीकल्चर में तो सॉइल में हमें सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ते, कुछ हम्म। कुछ सब्जेक्ट है जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। तो हम्म। वो पूरा कवर नहीं होता, जनरल एग्रीकल्चर बहुत हार्ड है पूरा कवर करना, और क्वेश्चंस भी मेरा हाँ। मतलब बुक से डायरेक्ट तो नहीं आते। तो सही है। फिर भी मैंने वो CUET के दौरान वो जनरल एग्रीकल्चर क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैं पूरा डेडिकेशन वो सॉइल साइंस में ही लगाई। अच्छा अच्छा। तो गुड। और एकदम एग्जाम से 15 दिन या एक महीने पहले मैं फिर से जनरल एग्रीकल्चर रिवाइज की मैं, वो लास्ट मंथ। ओके। तो जो आपने मतलब ये जो आपका सिलेबस था सोयल साइंस का, ठीक है, तो इसको मतलब आईसीआर का जो ये सिलेबस है इसको ब्रेक डाउन आपने कैसे किया? मतलब अगर मान लीजिए आपके जूनियर्स भी अगर पढ़ें, ठीक है, तो इसको आपने ब्रेक डाउन कैसे किया? मतलब आप यूनिट वाइज अलग अलग चल रहे थे, या फिर आप जैसे अभी आपने बताया कि मैंने तो बुक ली और बुक से कंटिन्यू आप मतलब स्टडी को स्टार्ट कर दिया? हाँ, तो पहले का यूनिट सपोज सॉइल फिजिक्स आएगा, हाँ तो हाँ। ये मैं 7 दिन पूरा सॉइल फिजिक्स पढ़ूंगी सारे बुक्स से, तो हम्म। ऐसे किया। उसके सेकेंड टॉपिक में केमिस्ट्री आया सपोज, वो केमिस्ट्री 7 दिन, फर्टिलिटी वो 7 दिन, तो ऐसे ऐसे मेन जो टॉपिक्स है वो हम क्लियर करें। वो एनालिटिकल केमिस्ट्री या सपोज वो
नैनो टेक्नोलॉजी या रिमोट सेंसिंग, वो तो सारे बहुत छोटे छोटे अलाइड टॉपिक्स है, उसमें उतना ध्यान नहीं लगा है मेरा। मतलब हाँ, रिवीजन बनता था 15 दिन में एक बार ऐसे, हाँ, हाँ, मगर मेन फोकस था वो कोर एरियाज में जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। हम्म, और जो आपकी प्रिपरेशन करी तो आप में आपको इनमें से ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपन बोल सकते हैं यूनिट कौन सी लगी सॉइल साइंस में, कि ये पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और सबसे हाँ, वीक पोर्शन कौन सा था उनके अंदर, मतलब आपके लिए चैलेंजिंग था कि इसको कवर करना, या यहाँ से मेरे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, वो थोड़ा आपको स्ट्रेस दिए होंगे, तो वो कौन सा पोर्शन था? वो जो स्ट्रेस देने वाला पोर्शन था वो फर्टिलिटी था, क्योंकि मुझे डिजीज के सिम्टम्स याद नहीं रहते थे कि अच्छा। कौन सा डिजीज में कौन सा सिम्टम, वो बहुत कंफ्यूजिंग था। यस। और और वो न्यूट्रिएंट एलिमेंट वाला भी, मेरा मतलब सेम सेम नाम के दो तीन सिम्टम्स ऐसे सेम सेम न्यूट्रिएंट्स के थे। ओके, ये तो आ गया आपका चैलेंजिंग पोर्शन। स्ट्रॉन्ग पोर्शन जी, आपका कौन सा था कि यहाँ से मुझे तो मैं सब लगता कुछ है कर लूंगी? हाँ, वो है सॉइल केमिस्ट्री वाला पोर्शन। सॉइल केमिस्ट्री। हाँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था केमिस्ट्री पढ़ना। तो वो जो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने बहुत डेप्थ से पढ़े थे, वो सारे केमिस्ट्री के सारे बुक्स से। फिर 12th के जो बुक्स में वो पीएच आयनिक इक्विलिब्रियम, ऐसे 12th का भी कुछ चैप्टर सिलेबस में इंक्लूडेड है हाँ। जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी मैंने कवर किया था इस दौरान। तो मुझे लगता था कि वो ऐसे जो क्वेश्चन आएगा मैं सब कर दूंगी ऐसे। गुड। तो जो आपके जैसे आप बोल रहे हो कि सॉइल फर्टिलिटी के अंदर जो सिम्टम्स वगैरह है वो कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ वीक एरिया है। तो अगर अपन इसको बोलें कि अब हमारे जूनियर्स के लिए उनको भी सभी को इसके अंदर प्रॉब्लम होती होगी, तो जी, आपको क्या लगता है इसमें इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? तो मुझे लगता है कि रिवीजन इज द की, लाइक हर बार, मतलब रोज रोज आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं रोज सोने जाने से पहले एक बार करके वो डिजीज के सिम्टम्स देख लेती थी, उसके बाद सोने जाती थी, फिर कल भूल जाती थी, फिर कल देखती थी। तो ऐसे 7-8 दिन करते करते मुझे याद आ गया कि चलो यही होगा। और हम कुछ वो मेमोनिक्स बना ले सकते हैं हमें याद रखने की, वो तो अपनी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। मगर कोई यस। कोई ऐसा, मतलब मजाक मजाक में हम एक सॉन्ग गाना बना देते हैं कि अच्छा हाँ, चलो ऐसे फर्टिलिटी सिम्टम्स याद हो जाए, हाँ। तो हाँ, ऐसे। फर्टिलिटी के अंदर है ऐसी, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है वो भी हाँ, कभी कई बार अपने को कंफ्यूज कर देती है ना। जी जी जी, वो रोज एक बार करके मैं देख लेती थी, वो स्क्रीनशॉट उठा के रखती थी मेरे जो पीडीएफ थे या जो नोट्स थे उससे। और रोज एक बार करके वो लिख के प्रैक्टिस कर लेती थी। अगर हम लिख लेंगे ना तो हम आसानी से नहीं भूल पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने जो बुक्स प्रिफर करी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जैसे आप पहले से प्रिपेयर कर रही हैं 3 महीने में, तो आपने मतलब लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, मतलब फुली फोकस होकर आपने पढ़ाई करी है। उसके जी पहले से भी आप स्टडी कर रही थी, तो जी आपने पूरी प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी बुक्स को रिफ़र किया, कौन कौन सी हाँ, तो बुक्स मैं, आपने पढ़ी? जी जी, तो मैं एक एक करके दिखाई देती हूँ। हम्म। तो ये है मेरा साइंस साइंस फिटिंग्स। तो ये कौन सा बुक है? ये ट्रीटाइज। अच्छा, टिट्राइज, ओके। तो यहाँ से सभी को प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म है न्यू ISSS का। हम्म, तो ये पहले पढ़ लिया। उसके बाद मैंने ओल्ड ISSS पढ़ा, ये तो सभी को मालूम ही होगा। हाँ, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। जी, ये तो मदर मदर बुक है यस। एकदम। यस। तो मैंने इसके बाद न्यू ISSS भी पढ़ा था। अच्छा। मतलब एक ओल्ड के चैप्टर पढ़ती थी, एक न्यू के चैप्टर पढ़ती थी। वो मेरे पास नहीं है, वो सारे मेरे पीडीएफ वर्जन में है बुक के, मैंने ओके। पीडीएफ से ही पढ़ा था। तो ओके। हमें एक अच्छा सा कंपैरिजन मिल जाता है कि अच्छा चलो, क्योंकि बहुत लोग को ये मानना है कि ओल्ड का और जो न्यू का है वो सेम सेम है, जस्ट न्यू एक अपडेटेड वर्जन, मगर ये ऐसा नहीं है। अगर हम चैप्टर के डिटेल्स पे जाएंगे तो ओल्ड में जो लिखा है न्यू में सेम नहीं लिखा, वो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट हाँ, लिखे हैं, पूरा सॉइल डिफरेंट है। फिजिक्स। और जी उसमें जी बहुत सारी नई चीजें भी ऐड करके इन्होंने डाली है। जी जी, तो लोगों को लगता है कि अगर हम एक ही ISSS पढ़ ले तो उसे काम बन जाएगा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि न्यूज से भी बहुत क्वेश्चन बनते थे, यस। पिछले यस। साल बने थे ऐसे। तो मैंने दोनों ही पढ़े। और उसके बाद हाँ, मैंने ये डीकेडी पढ़ा, मगर डीकेडी के मैंने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े। डीकेडी मुझे बहुत हार्ड और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लग रहा था डीकेडी का, मतलब वो घुमा फिरा कर लिखा हुआ था।
इसलिए मैंने जस्ट बेसिक चैप्टर्स लाइक रेडियो आइसोटोप, सबमर्सिबल, जो मैं IISER में मुझे नहीं मिल रहा, अच्छा अच्छा। वो हम्म। ऐसे पढ़े मैंने। हाँ, इसमें थोड़ा टीडी डिटेल्स में दे विश्वास रखा है। जी। जी जी। डीके दास में ये डिटेल में दे रखे हैं और आते भी हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जी जी हाँ। जी, और वो कोई भी दूसरे बुक में ऐसे नहीं है। तो और उसके बाद मैंने ये एक दो बार रिवीजन मारा था AK शाह, एक के जो साथ आप। सॉइल फिजिक्स का जी, मगर मुझे लगता है कि इतने डिटेल्स में नहीं आता सॉइल फिजिक्स, ये थोड़ा सा लाइक एसआरएफ के कैंडिडेट के लिए ज़्यादा बेटर होती है। हाँ, जी जी, मतलब लाइक सॉइल फिजिक्स, ऊपर हाँ ऊपर से, जेआरएफ में ऊपर ऊपर से ठीक रहता है। हाँ ऊपर ऊपर से ठीक है। टीडी विश्वास मैंने पूरा पढ़ा था, लाइक टीडी विश्वास में भी फुल फोकस है, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी PDF वर्जन था। हम्म। और उसके बाद तो मैंने शेगल के पहले 7 चैप्टर्स करे थे पेडोलॉजी के, वो ओके। बहुत अच्छे हैं। शेगल, सुब्बाराव भी मैंने पढ़ा था, मगर वो मैंने JRF से पहले नहीं पढ़ा, मतलब वो बहुत पहले पढ़ा था, और वो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के डिटेल्स में है। तो मुझे लगता था कि इतना नहीं आएगा, लेकिन इतना डेप्थ में। हाँ, वो जो बहुत न्यू आगे बढ़। IISER जी, न्यू और ओल्ड में जो है वो आसानी से कवर हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी। तो यही सारे तो मैंने टिस्डल और नेल्सन भी पढ़ा था एक बार, मगर ओके। मुझे लगता है कि इतने सारे बुक्स मैं पढ़ रही थी तो मुझे कंफ्यूजन आ गया था कि एक बुक में ऐसा लिखा है और दूसरे बुक में ऐसा लिखा है। यस। एक ही टॉपिक का बहुत सारा मतलब वो कंडीशंस दे रखे थे। मैंने वो इसके पार भी पढ़ा था, मगर लास्ट में जाकर मैंने सिर्फ ये कोर कुछ बुक्स थे लाइक IEEE या ट्रीटाइज या TD डिस्कस, उनमें फोकस करने की कोशिश की ताकि कंफ्यूजन ना आए मुझे। यस यस। तो तो ऐसा ये तो जो जी आपकी आई ट्रिपल एस बुक है, जो आप आई ट्रिपल एस को पढ़ रहे थे, जैसे आप बोल रहे हैं कि न्यू वाली और पुरानी वाली, मीन्स जो 2012 का एडिशन है और 2015 का एडिशन है, फंडामेंटल एंड इंट्रोडक्शन वाला बुक, तो इनमें आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगा? और दूसरी चीज़, अगर कोई कैंडिडेट पढ़ रहा है, मान लीजिए आने वाले एस्पिरेंट्स अगर पढ़ रहे हैं, तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए? और दूसरी ये चीज़ है कि जैसे मैंने भी ये बहुत बार पढ़ी है, ठीक है, दोनों बुकें बहुत अच्छे से पढ़ी है, मैं भी सोयल साइंस का एस्पिरेंट हूँ और जी कुछ जी चैट दिया पता भी। है। जी। तो मतलब आपको, मतलब मेरा व्यू अलग है और आपका व्यू अलग होगा यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए कि इनको कैसे रीड करनी चाहिए किसी स्टूडेंट को? दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी रहती है कि जो ओल्ड वाला आई ट्रिपल एस है, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब बच्चों के लिए इतना इजीली अच्छा समझ में नहीं आता है। और अच्छा। थोड़ा सा कि जो मतलब कंटेंट है, वो भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से मैनर में नहीं है। कोई चीज़ इधर है, कोई चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, थोड़ा सा ऐसा कई कई चैप्टर्स के अंदर है, सभी के अंदर नहीं है। जबकि जो न्यू जी वाली है उसके अंदर मतलब जो पोर्शन दे रखा है वो वहीं पर मिल जाएगा ज़्यादातर चीज़ें। आपको जी कैसे जी लगता है बिल्कुल। ये चीज़? अगर आने हाँ वाले तो कैंडिडेट्स अगर पढ़ेंगे तो इन दोनों बुक्स को किस तरीके से, क्योंकि इन दोनों बुक्स में लगभग आप मान के चलिए 700 से 800 पेज हैं, और अगर कोई इनको अगर देख भी ले एक बार पढ़ने से पहले तो वो तैयारी छोड़ देगा। जी बिल्कुल। तो कैसे उनको तो, हैंडल करना चाहिए? हाँ तो मुझे लगता है कि वो जो मैंने कहा कि पहले ट्रिटाइज पढ़ो, वो एक शॉर्ट फॉर्म वर्जन है IISER का, तो उससे आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक JRF के लिए इम्पोर्टेंट, यस। पूरा हेडिंग लिखा है वहाँ। तो हम तो ओल्ड या न्यू वर्जन के सब कुछ नहीं पढ़ते, मतलब डेप्थ में हम नहीं जाते क्योंकि हम JRF एस्पिरेंट है, हम तो SRF नहीं देने वाले। यस। हाँ, ऐसे मुझे लगता है कि जब हम पढ़ रहे हैं हमें जस्ट अंडरलाइन करना चाहिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट सा कुछ मिल जाए एक पैरा में, मतलब वो पैरा हमको पूरा पढ़ के उसमें उसके डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। अगर हमारा सपोज एक टॉपिक है, सपोज केमिस्ट्री से कह रही हूँ कि डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, वो वाला टॉपिक, तो हम क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे, वो IISER में बहुत ऐसे घुमा फिरा के लिखा हुआ है। तो हमको मेन वो एक ही लाइन चाहिए या स्टेटमेंट चाहिए या कंडीशन चाहिए, उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। यस। या सपोज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वो भी कितना मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऐसे सारे कुछ दे रखे, तो यस। उतना तो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ उनके नाम और उनके कंडीशन, बस। तो मुझे लगता है कि हर टॉपिक को हम अगर ऐसे करेंगे कि नाम या कंडीशंस या नाम या कंडीशंस, अब सपोज कि हमें वो दिक्कत हो रही है कि ये दोनों कैसे अलग है, तब हमने एक बार रीड कर लिया वो कि ठीक है चलो ऐसे, तो हम ऐसे डिफरेंस बना सकते हैं।
हमें ज्यादा पढ़ने की या याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं। ओके। तो जैसे ये हो गया अपना ISSS के बारे में। एक आपने बताया कि जो विश्वास एंड मुखर्जी वाली जो बुक है, केडी जी। विश्वास वाली, तो वो भी आपने पढ़ी, तो उसमें से लगभग आप बताइए कि कितना आपके जो अभी 25 का एग्जाम हुआ कितना पोर्शन आया, या बोलते हैं ऐसा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लगभग आपको कितना क्वेश्चन या पोर्शन लगा है इतना कि डायरेक्ट आया होगा वहां से? मुझे लगता है डायरेक्ट बहुत कम आता है, लाइक 25% अराउंड। अगर हम्म, हम देखें तो ओवरऑल आता है, मतलब डायरेक्ट बहुत ही कम आता है, लाइक 10%। क्योंकि मेजर तो सारे ISSS ने कवर करके ही रखे, टीडीबी स्पष्ट से तो नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मगर फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। लाइक कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ISSS में नहीं है जो टीडी विश्वास में है, लाइक यस। मिनरोलॉजी का पोर्शन। हाँ 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 हाँ, ये हाँ है। तो और जैसे कि आप बता रहे हैं कि सबसे पहले कैंडिडेट को स्टार्ट करना चाहिए ट्रीटाइज से, सोयल जी। साइंस ट्रीटाइज, जो कि इटेला सत्यनारायण सर वाली है। हाँ, ये जी भी बहुत अच्छा है कि उसको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा अपना कि मुझे क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रीटाइज बुक है वो आई थिंक इन बुकों का, 2-3 बुकों का एक कंपाइल नोट्स है एक तरीके से, ठीक है, तो इसके बिल्कुल। बाद में तो किसी स्टूडेंट को नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं लगती है मुझे, ना। क्योंकि ये सारा समराइज है उन्हीं बुक्स का, सबका बहुत अच्छा नोट्स है ये सर का। जी बिल्कुल। हाँ, तो और जो ये माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो ये कहाँ से बच्चों को करना चाहिए आई थिंक? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री पोर्शन एक तो ट्रीटाइज में दे रखा है, एक छोटा सा चैप्टर वहां पर मेजर उन लोगों ने कवर करके रखा है। फिर न्यू ISSS में भी है, मगर वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से नहीं है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट के एस्टिमेशन प्रोसीजर में वो लिखा हुआ है। वो थोड़ा सा एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो मैंने जो भी पढ़ा था मैंने ये ट्रीटाइज पढ़ा था और उसके बाद न्यू ISSS पढ़ा था, इसे कवर करने के लिए। और अगर कुछ क्विज वगैरह दिया, कोई क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगा तो वो मैंने मेमोराइज कर दिया बस। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से। हाँ, वहाँ से ज़्यादा नहीं रहता है। और जो ये जनरल केमिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, जैसे वहाँ पे भी दे भी रखा है, मेंशन भी करके रखते हैं, तो वहाँ से उसके लिए आपने क्या पढ़ा, तो जनरल मैंने केमिस्ट्री क्लास जो ट्वेल्थ रहता है? की जी क्लास 12 की जो बुक थी केमिस्ट्री की, वो जो आयनिक प्रोडक्ट्स एंड जो हमने पढ़ी थी एचएस में, तो मैंने वो सारे पढ़े थे। उसके इक्वेशंस, वो जो मैथ्स, वो मैंने सॉल्व किए थे एक या दो दिन। या फिजिक्स वाला के जो लेक्चर्स है क्लास 12 की नीट, यस हाँ यस। वो वाले देखे थे मैंने। हाँ, जैसे आपने फिजिक्स वाला का नाम लिया ये, तो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कौन से ऑनलाइन सोर्सेज का सबसे ज़्यादा हेल्प किया कि वो आपकी प्रिपरेशन में काम आए, लाइक मॉक टेस्ट हो गया, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हो गया, कोचिंग हो गया? तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट तो था ही थर्ड ईयर से मेरे पास। थर्ड ईयर और से आपने ज्वाइन कर रखा था एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को ना? जी बिल्कुल। हाँ, मैंने लास्ट ईयर में वो एड्रियाटिक भी ज्वाइन किया था। गुड और गुड। क्विज या मॉक्स मैं कोशिश करती कि सारे प्लेटफॉर्म से देने के लिए, मतलब जितना मेरे पास अवेलेबल और एक्सेसिबल है मॉक्स के लिए मैं सारा कुछ करूँ। तो मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ या वो जो दिल्ली वाला है IRI वाला, सारे के मॉक्स दे हाँ, रखे होना थे। होना भी चाहिए मॉक टेस्ट के लिए, तो आपको हर एक जगह से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जी। ठीक है, और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, अपनी वीकनेस भी पता चलती है, तो मॉक टेस्ट तो हर एक स्टूडेंट को देना चाहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से। फिर टेलीग्राम में बहुत सारे क्विज के चैनल्स हैं, लाइक जनरल एग्रीकल्चर के चैनल, सवाल के भी बहुत सारे चैनल्स हैं। यस तो यस हमारे यस। सीनियर लोगों ने भी एक क्विज का चैनल खोल रखा था, मतलब वो यूनिवर्सिटी के ओके। सीनियर। हाँ, तो उनके क्विज में भी मैं ज्वाइन थी। और टेलीग्राम क्विजेस बहुत हेल्प करते हैं प्रिपरेशन के लिए। यस। लाइक एक कंपटीशन रहता है कि ऐसे चलो लीडर बोर्ड में आना है, चलो 1 में आना है, 2 में आना है, चलो ये ये। प्रेप, ये एस्पिरेंट कंसिस्टेंट है, मुझे इससे कम्पीट करना है। यस यस तो वो यस यस। एक बूस्ट प्रोवाइड करता है। तो मैंने सारे टेलीग्राम क्विजेस किए थे, मेरा मतलब कोशिश थी कि सारे अटेंड करूं। ओके गुड। हमारी देखिए थ्योरी की बातें तो सारी हो गई कि थ्योरी के अंदर आपने ये बुक्स पढ़ी, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने क्या करा, मतलब हम ये जो टेस्ट सीरीज हैं उनको अगर अपन छोड़ दें तो बुक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छा, आपने प्रीफर करी ऑब्जेक्टिव के लिए? तो एक था ग्लिम्पसेस ऑफ सॉइल साइंस, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो हम्म। फिर और एक बुक है मेरे पास, ये जो ऑब्जेक्टिव सॉइल साइंस है,
ये भी ट्रिटाइस के ऑथर ने लिखा हुआ है शायद ना। हम्म। ना ये रमेश वाला है, टी ये टी रमेश का है, रमेश टी वाला रमेश। जी। और वो इचेला सर ने भी एक ऑब्जेक्टिव बुक निकाली हुई है शायद ना, वो नहीं है मेरे पास अभी, हाँ, उनका मगर भी वो है। भी किया था। हाँ। ग्लिम्स ऑफ सॉइल और साइंस करके है एक नाम। जी 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 वो वाला, फिर ये वाला भी किया था वो, जी आर जी महाजन आर सर। महाजन जी। ऐसे तो ऐसे बहुत सारे मैंने किए थे, और बाकी सारे बुक्स मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में है, बट मेरे भी नहीं थे। सही है। हाँ, जेआरएफ में बच्चे ज़्यादातर बुक्स को परचेज भी नहीं करते, क्योंकि आजकल वैसे भी ऑनलाइन मटेरियल मिल ही जाता है, बहुत सारी बुक्स की स्कैन कॉपी मिल जाती है। जी जी और जनरल एग्रीकल्चर के लिए तो आपने, आप जैसे आप बोल रहे हैं आपने सीयूईटी के लिए भी प्रिपरेशन किया था, तो वहीं से आपका लगभग कवर हो गया। तो अगर जी। नेक्स्ट जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, तो उनको किस तरीके से देखना चाहिए जनरल एग्रीकल्चर को, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर का भी बहुत अहम रोल होता है। 20 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं जनरल एग्रीकल्चर और करंट अफेयर से। तो उसको बिल्कुल। उनको कैसे कवर करना चाहिए जनरल एग्रीकल्चर और करंट अफेयर को? तो मेजर जो मदर बुक है वो तो ये वाला है, हिमराज निमरा सुंदर। निमराज सुंदर। हाँ, इससे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है मतलब। हाँ, ये बेस्ट बुक है जनरल एग्रीकल्चर यस। के लिए। उसके बाद अरुण कत्यान के 1 and 2 वॉल्यूम्स है। तो वहां से हमें हाईलाइट सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, लाइक मैंने बोला ना कि सिलेबस में मेंशन ही है विथ टॉपिक, हाँ लाइक हाँ। कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैंने सिर्फ वो वाला पढ़ा था, लाइक ओके। मैं सारा कुछ कवर नहीं कर पाई, जनरल एग्रीकल्चर इतना बड़ा है, बहुत इतना बड़ा वास्ट है। सिलेबस है यस। जी। और इतना याद भी नहीं रहता। और जो आयरनी है कि क्वेश्चंस इन बुक से डायरेक्ट भी नहीं बनते, लाइक कुछ कुछ बनते हैं, मगर सारे जो क्वेश्चंस इन्हीं बुक से आएंगे ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इस साल ही जो मैंने पेपर दिया था जेआरएफ का, एक भी क्वेश्चन नीमराज से या अरुण कत्तान से डायरेक्ट नहीं आया। यस। मतलब जी, 23 में 22 में वो इंस्टीट्यूट के नाम से भी क्वेश्चन डालते हैं, मेरे बारे में कुछ नहीं है। हाँ, ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका ना, अब आजकल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले वन लाइनर या डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन जेआरएफ में भी देखने को मिलता था ऐसा, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज हो गया है, जैसे कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, असर्शन जी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये जो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपके भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, तो इनको आपने किस तरीके से टैकल किया, असर्शन रीजनिंग और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस को? तो एसेट रीजनिंग टैकल करना मुझे लगता है कि इजियर है देन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। अच्छा। क्योंकि अगर हम रीजन कर ले और उसके बाद हम सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो हमें एक लिंक मिल ही जाता है। और यस। अगर मैंने जो कहा वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो आपको जिस जगह से भी एसेंशियल रीजन मिले आप कर सकते हो, मेरा मतलब उससे कोई नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा चलो कोरिलेट कर रहा है या नहीं रीजन से। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, उनमें थोड़ा मतलब मुझे कॉम्प्लेक्सिटी लगता था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरा मतलब दोनों तो एक साथ रिलेटेड नहीं है ना। तो उससे मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स आते थे, और मैंने गलती भी की इस साल। अच्छा। हाँ, 2-3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस में। मगर वो तो मेरा मतलब अगर जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन से है तो वो तो आपके हाथ में नहीं है, और अगर सॉइल साइंस से है तो आपके हाथ में। हाँ, ये तो सही बात है। चलो, वेरी गुड। तो दूसरी बात ये कि जैसे हमारा पीवाईक्यू वाला पोर्शन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्रीवियस जी। ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनका यूज आपने कैसे किया अपनी प्रिपरेशन के अंदर पीवाईक्यू के? भाई, कितने साल के पेपर्स आपने लिए थे सॉल्व करने के, या सबसे पहले आपने पेपर्स को एनालिसिस किया, वो कैसे किया आपने, पीवाईक्यू को कैसे यूज किया आपने प्रिपरेशन के दौरान? तो मैंने वो 5 या 6 साल के सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, जितनी तक मेरा मुझे लगता है कि शायद 2018 या 19 में सिलेबस चेंज हुआ जेआरएफ जो हमारे 19 में। सिलेबस में। हाँ, तो उतनी तक मैंने सारे पीवाईक्यूज किए थे। और मैं पीवाईक्यूज कंसिस्टेंटली करती थी क्योंकि मैं देखती थी कि मॉक टेस्ट में भी पीवाईक्यूज रिपीट आ रहे हैं, फिर यस 23 में 22 में वो पीवाईक्यूज एक रिपीट पैटर्न में चलते हैं, एंड 50% क्वेश्चन मुझे लगता है कि पीवाईक्यू से ही रिलेटेड आते हैं यस यस यस। जो आते हैं ज्यादा। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो पहले सारे पीवाईक्यूज किए, थोड़े आसान लगे, थोड़े कुछ वो कॉम्प्लेक्स लगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि जिनका सोर्स नहीं मिलता, हाँ हाँ लाइक हाँ। किस सोर्स से है, तो यस वो यस। मैंने मेमोराइज करने की कोशिश की कि चलो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये ऑप्शन होगा।
यस। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो ऐसे ही किया था। वेरी गुड। और दूसरा ये बताइए कि जैसा कि मॉक टेस्ट होते हैं, आपने जैसे बताया कि आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मॉक टेस्ट लिए थे और आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो लगभग स्टूडेंट्स को कितना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए? और अगर अगर मान लीजिए अगर वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर भी रहा है, तो उसको अपना एनालिसिस कैसे करना चाहिए? एक तो होता है कि मैंने 10 जगह के मॉक टेस्ट ले लिए, ठीक है, और मैं मॉक टेस्ट देता जा रहा हूँ देता जा रहा हूँ, ठीक है, और उसका कोई एनालिसिस ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके 120 क्वेश्चन हैं, उसमें से अगर मेरे 13 नेगेटिव हो रहे हैं, 14 नेगेटिव हो रहे हैं, 20 नेगेटिव हो रहे हैं, तो उनको एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए? क्या उन नेगेटिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? या फिर अपने को जस्ट मतलब मॉक टेस्ट ही देना है, एक अलग ही ऑब्जेक्टिव बनाकर चलना चाहिए? या फिर उनको एक पर्टिकुलर को लिखकर या उस पर्टिकुलर रॉन्ग क्वेश्चन पे प्रॉपर तरीके से दोबारा या उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए? किस तरीके से आपने किया है ये? और तो वो जो आपने लास्ट में कहा कि जब भी हमें लगता है कि हम जब मॉक टेस्ट देते हैं, हम तो ये एनालिसिस करने के लिए देते हैं ना कि किस सब्जेक्ट में या किस एरिया में हम लैग कर रहे हैं। तो यस। अगर हम नेगेटिव में ध्यान ही ना दें तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो मॉक टेस्ट में जो सारे नेगेटिव क्वेश्चंस आते थे मेरे, या क्विज में भी आते थे, जहाँ आते थे नेगेटिव, मैं एक जगह पे लिखते रखती थी वो एमसीक्यू, ओके। और वो पढ़ने की कोशिश करती थी। लाइक सपोज एक है फिजिक्स के चैप्टर से मुझसे नहीं बन रहा वो क्वेश्चन, यस। तो मैं वो जाके ना पढ़ लेती थी एक बार कि ये तो चलो कहाँ है वो। तो मुझे एक आइडिया आ जाना था, और जब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता था तब मैं इजीली आंसर कर पाती थी। और वो हमने जो क्वेश्चंस नेगेटिव किए हैं मॉक में, वो रिवीजन करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। लाइक एक जगह पे लिख के रखो, उसके बाद बार बार वो रिविजिट करो, ताकि तुम्हें याद आ जाए, लाइक कि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आए तो मुझे सही करना। यस। वेरी गुड। और दूसरी चीज़ ये बताओ कि जैसे कि सोयल साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको पता है, ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब जेआरएफ के कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जब एसआरएफ में हो जाओगे तो इतना नहीं लगेगा आपको, सोयल साइंस नहीं लगेगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट आपको लगेंगे, ठीक है। लेकिन जेआरएफ का भी इतना बड़ा सिलेबस है, तो उसको आपने कितने टाइम रिवाइज किया होगा कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएं? या फिर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए या कुछ माइंड मैप्स बनाए, या कितने टाइम आपने उसको रिवाइज किया, कितने राउंड्स में? तो मैंने जो थे कि शॉर्ट नोट्स में मैं बिलीव नहीं करती, या माइंड मैप्स में भी मैं बिलीव नहीं करती। मुझे अगर कोई डाउट आता है तो मैं वो बुक का पेज खोल के मैं एक बार देख लेती हूँ कि ताकि मुझे सराउंडिंग पेजेस भी दिख जाए, लाइक इस टॉपिक का सब कुछ एक बार दिख के रिकैप हो जाए। तो और वो जो सिलेबस है रिवीजन में मैं रेगुलरली, मतलब वो जो है ना, आपने कहा कि मॉक टेस्ट में जो सारे क्वेश्चंस आते हैं हम लिख के रखते हैं, तो वहां तो ऑल सिलेबस से ही क्वेश्चन बनता है। तो यस। अगर हम वही बार बार पढ़ लेंगे, एक बार रात को लाइक रिविजिट करेंगे, तो हम अगर ऐसे देखा जाए तो रोज रोज ही हम रिवाइज कर रहे हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो हम भूलेंगे भी नहीं। यस। यस। तो ऐसे ऐसे मैं कवर करने की कोशिश करती थी। और 7 दिन या 15 दिन में अगर मेरा फुल सारे बुक्स या टॉपिक्स कवर हो जाते थे, तो मैं फिर से रिपीट में लाती थी वो सारे। तो ऐसे किया। चलो गुड गुड। तो लास्ट का मंथ था आपका, ठीक है, 3 मंथ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था एग्जाम पे, तो लास्ट के 30 डेज के अंदर आपकी कैसी प्रिपरेशन थी, उसका रूटीन बताइए। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल डेज होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी भी हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की खराब भी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर ले लेते हैं, डीमोटिवेशन हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो जो स्टडी का रूटीन है वो एक बार आप शेयर करिए कि आपका लास्ट 30 डेज का रूटीन कैसा था। हाँ, तो लास्ट 30 डेज में मैं जो करती थी कि जैसे मैं पहले 2 मंथ सिर्फ टॉपिक वाइज मॉक्स में या टॉपिक वाइज क्विजेस में या रिवीजन में फोकस करती थी। लास्ट 30 डेज का मेरा टारगेट था कि चलो फुल फुल सिलेबस पे हम फोकस करेंगे। हाँ, क्योंकि अब तो एग्जाम आने ही वाला है, तो अगर हम फुल सिलेबस रिवाइज ना करें ईच एंड एवरी डे तो हम भूल जाएंगे लाइक कहाँ से क्वेश्चन आते हैं नहीं। तो पहले जो 15 डेज थे उससे मैंने पूरा सिलेबस कवर किया, लाइक होल सिलेबस मॉक्स, होल सिलेबस क्विजेस सब ऑलरेडी चालू हो जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, यस। या तो वो करती थी। और उसके बाद जो आता है कि अगर चलो कोई टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा, तो वो एक बार फिर से पढ़ लो।
अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये लास्ट टाइम पढ़ना है, इसके बाद और नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। और जो लास्ट 15 डेज है उसमें मैंने जनरल एग्रीकल्चर रिवाइज किया, 15 क्योंकि डेज उससे पहले जी, में? क्योंकि उससे पहले रिवाइज करूंगी तो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं भूल जाऊंगी, यस लाइक क्या इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स वगैरह। तो इसलिए लास्ट 15 डेज रखा था कि जनरल एग्रीकल्चर, और उन लास्ट 15 डेज में ही मैंने वो जो क्विज की बुक्स है वो सारी, उससे पहले मैं सिर्फ पढ़ती थी, लाइक पढ़ती थी, मार्क्स देती थी, क्विज देती थी, मगर कोई क्विज के बुक्स मैंने सॉल्व नहीं किए थे। ओके, मतलब लास्ट के मंथ में आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए? हाँ दिए, मॉक अच्छा टेस्ट भी दिए, हाँ क्विज भी की, मतलब वो मैं वो फुल सिलेबस में फोकस करती थी तब, अच्छा अच्छा लाइक अच्छा। टॉपिक वाइज नहीं करती, फुल फुल। ओके ओके। तो अगर लास्ट 30 डेज की भी प्रिपरेशन आपकी हो गई जैसे कि, और अब बताइए कि एग्जाम के दिन आपका कैसा था, मतलब उस दिन का क्या आपका प्लान था कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है? 120 मिनट्स है, 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 120 मिनट्स का होता है। जी। हाँ, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरीके से किया? जो क्वेश्चन थे उनको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने का कैसे किया? मतलब कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे आप देखते ही कर सकते हो, ठीक है, जी। और कुछ क्वेश्चन बहुत सारे मतलब डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, तो उनको आपने कैसे हैंडल किया? वो तरीका क्या तो था एग्जाम का? हाँ, तो पहले पहले मुझे लगता था कि इस बार का पेपर बहुत टफ आया था मेरे साल के लिए। अच्छा। जब मैं एग्जाम देने गई तो एक भी जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, मुझे ओके। कुछ ही नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे लग रहा था एग्जाम हॉल में जाकर। पहले 20-30 सब रेड रेड अच्छा, रेड, मैं आपने कुछ नहीं कर पाई। सबसे पहले आपने जनरल एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को चूज करा करने के लिए? ना नहीं, मैंने फर्स्ट से ही सिलेक्ट किया, मगर फर्स्ट का क्वेश्चन ही मेरा जनरल अच्छा एग्रीकल्चर अच्छा का अच्छा, था। जनरल हाँ एग्रीकल्चर का तो क्वेश्चन है। जी, तो ऐसे 20-30 क्वेश्चन आए सीक्वेंस में, तो मैंने वो सारे, मैं मुझे लग रहा था कि चलो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सारे रेड थे मेरे, तो पहले 30 क्वेश्चन, उसके बाद मैं कंफर्ट जोन में आ गई। लेकिन उसके बाद जो 80 क्वेश्चन थे मैं झटपट झटपट कर चुकी, क्योंकि वो सारे वो पीवाईक्यू थे या मेरे बहुत जान पहचान वाले क्वेश्चन थे, तो ऐसा किया। उसके बाद मैंने देखा कि जो मैं, अगर नहीं रिस्क नहीं लूं मैं, तो हम्म। मैंने सिर्फ 103 या 102 क्वेश्चन श्योरली अटेम्प्ट किए, और बाकी सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने रिस्क नहीं लिया। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो इतना कम अटेम्प्ट करने से तो नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ रिस्क तो लेना ही है, तो मैं फिर से रिविजिट करी क्वेश्चंस। और उसके बाद आई वाज लाइक, वो जो इंटेलेक्चुअल गेसिंग होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऐसे 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 ट्राई किया, जो कुछ मेरे मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चंस लगता है ना कि चलो ए नहीं होगा तो डी हाँ, होगा। ये होगा। हाँ तो जी, ऐसे एलिमिनेट किया एलिमिनेशन ऑप्शंस मैंने। टेक्निक को, हाँ। जी, तो मैंने ऐसे 10 या 12 क्वेश्चंस मैंने पूरा गेस किया, ओके। लाइक ऐसे ऐसे किया। हाँ, और उसके बाद जब मैं एग्जाम देकर बाहर निकली तो सभी कह रहे थे कि चलो पेपर तो बहुत टफ हुआ, मेरे से नहीं हुआ, हाँ ऐसे नहीं हुआ, तो मुझे भी नहीं लगता था कि लाइक मुझे 381 मिल जाएगा, मुझे लगता था कि मुझे 300 भी नहीं मिलेगा। अच्छा। मैंने इतना बुरा एग्जाम दिया था। ओके। तो लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क लेना चाहिए एग्जाम यस, हॉल में, हाँ, ऐसे एग्जाम क्योंकि में जरूर लेना चाहिए रिस्क, थोड़ा सा मैक्सिमम क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो करना चाहिए। जी, क्योंकि मैंने देखा कि प्रोविजनल में जो मेरे मार्क्स थे और फाइनल में मेरा एक बहुत मार्क्स का गैप आ गया था, क्योंकि फाइनल में वही क्वेश्चन एनटीए ने करेक्ट किए जिनमें मैंने गेसेस ली थी या रिस्क ली थी। यस तो अगर मैं रिस्क नहीं ली थी तो मेरे 20 मार्क्स नहीं बढ़ते यस। चलो। फाइनल में, तो ऐसे ही। ओके, गुड। मीन्स अगर हम बात करें जनरल, ऑल ओवर आपने कितने क्वेश्चन करे थे टोटल एग्जाम में, 120 तो में से? मैंने 114 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 114, मतलब आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन छोड़े थे। आई जी, थिंक वो भी जनरल एग्रीकल्चर का या फिर सोयल साइंस के? सॉइल साइंस के ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि वो रिमोट सेंसिंग के कोई साइंटिस्ट का नाम दे दिया या सैटेलाइट का नाम दे दिया जो मुझे नहीं पता, मैं अच्छा। मतलब गेस भी नहीं कर पाऊंगी हाँ ऐसे। हाँ। अच्छा, वो आपने सोयल साइंस का छोड़ा, अदरवाइज लगभग लगभग मीन्स आपने सोयल साइंस के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। जी जी ओके, जी। मतलब नेगेटिव मार्किंग तो आपने पूरी हटाई दी थी वहां से, कि अब अगर। वो ऐसा हटाई, सॉइल साइंस पोर्शन से हटाई थी, मगर फिर भी मेरे 13 नेगेटिव थे। अच्छा, आपके टोटल नेगेटिव कितने हुए? 13। 13 नेगेटिव हुए उनमें से। जी। चलो कोई नहीं, इतना तो होना ही था। 114 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं
लेकिन अच्छा किया आपने, क्योंकि मैक्स टू मैक्स अपने को अटेम्प्ट करना चाहिए जेआरएफ एसआरएफ का अगर एग्जाम होता है तो, अगर अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो तो आपने इतना अच्छा रैंक अचीव किया। अब आगे के क्या प्लान है आपके, मीन्स तो मुझे, आप, हाँ जी, बताइए, आप बताइए। तो मुझे हायर स्टडीज भी करनी है, लाइक पीएचडी करना है, पोस्ट डॉक करना है। उसके ओके। बाद मुझे कोई रिसर्च साइंटिस्ट या एआरएस वाला मुझे एग्जाम देना है। ओके, बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे भी आपको आईआरआई के अंदर अब मिल जाएगा बहुत अच्छा सॉइल साइंस मिल जाएगा। तो सॉइल साइंस में आपका पर्टिकुलर कौन सा एरिया, मतलब आप जब रिसर्च करना चाहोगी, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहोगी, जैसे कि फिजिक्स होता है, फर्टिलिटी होता है, केमिस्ट्री, पेडोलॉजी, कौन से एरिया में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहाँ पर आप रिसर्च करना चाहोगे? मुझे केमिस्ट्री एंड फर्टिलिटी, ये दोनों एरियाज बहुत पसंद है। तो अगर कुछ करना है तो उन दोनों एरियाज में ही करना चाहूंगी। तो ये हुआ हमारी बातचीत। और अगर हम बात करें अब हमारे जो नेक्स्ट बैच के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं 2026 में जिनका एग्ज़ाम लगेगा, तो आईसीआर जेआरएफ 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए कोई एक बेस्ट एडवाइस बता दीजिए कि उनको वो फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो पहले ही बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग मत करना। यस। जब आंसर्स मार्क कर रहे हो तो प्लीज डोंट ओवर थिंक, क्योंकि ऐसे मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, लाइक लेसीवेज इज कॉल्ड क्ले माइग्रेशन, तो बच्चों बच्चों को पता है। मगर यस। मुझे बहुत ओवर थिंकिंग आ गया एग्जाम में कि चलो ये क्या ऐसा होगा ऐसा होगा, तो मैंने वो गलत कर दिया। तो उससे मुझे बहुत रिग्रेट आया कि चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आएगा वही करेक्ट ऑप्शन होता है 99% टाइम्स। यस। प्रिपरेशन के दौरान कौन सी बेस्ट एडवाइस दोगे आप उनको, अगर अब मान लीजिए वो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगले जुलाई के अंदर या जून के अंदर उनका एग्जाम होता है, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट टिप आपका क्या होगा? मुझे लगता है कि अगर हम जब भी प्रिप कर रहे हैं, अगर हम एक टॉपिक आज पढ़े या सेकेंड टॉपिक कल पढ़े, तो हमको 7 दिन बाद तो भूल ही जाना है वो टॉपिक। तो 7 दिन बाद रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 2 दिन हमको रिवीजन में देना पूरा चाहिए, फोकस करना है। मतलब एक जी वीक में बिल्कुल। आप पाँच पाँच दिन अपना कंटेंट पढ़िए अच्छे से, उसके बाद में जी 2 दिन आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। बिल्कुल। ओके। तो और जो आप जैसे आपने भी करी होगी अपनी प्रिपरेशन के दौरान कुछ कॉमन मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है, तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स से बचने के लिए एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, मतलब कौन कौन सी कॉमन हाँ, मिस्टेक नहीं करनी चाहिए उनको, जो आपने तो करी होगी बहुत, वो उनको नहीं जी करनी जी, चाहिए? बहुत सारे बुक्स बिल्कुल मत पढ़ना क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। यस। हाँ, तो उससे टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। लाइक यस। हम इस बुक से ऐसा इन्फो, दूसरे बुक से ऐसा, वो याद रखना भी बहुत वो, मतलब हाँ, बहुत टिपिकल हो जाता है। कंफ्यूजन। हम बोलते जी हैं कि भाई बिल्कुल। अपने को बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना चाहिए और सेलेक्ट हो जाना चाहिए। जी, ठीक है, सिलेक्टेड बिल्कुल। बुक्स पढ़ना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। लिमिटेड और मटेरियल मुझे, पढ़ना चाहिए। जी, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी टॉपिक में आपने जो कहा कि एसआरएफ में हम लोगों को डेप्थ से क्वेश्चन आता है, तो हम्म। जेआरएफ में इतना डेप्थ में फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। ओके। लाइक टॉपिक पढ़ो, मगर ऊपर ऊपर से पढ़ो जितना तुमको काम आएगा। यस, यस, यस। हाँ। तो यही है। तो आपकी पूरी जर्नी के अंदर जैसे आप 23 से तैयारी कर रही हैं, ठीक है, लास्ट के 3 मंथ में आपने ज़्यादा करी, बीच बीच में आप थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गई, ठीक है, तो पूरी जर्नी के दौरान आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती रही कि मुझे जेआरएफ के लिए करना है, जेआरएफ के लिए जाना है? तो मेरे फ्रेंड्स जो थे साइंस साइंस के या दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो मुझे क्वेश्चंस भेजते थे। हम लोग डिस्कस करते थे एक ग्रुप में। सपोज कुछ कोई एक कुछ क्वेश्चन लेकर अटक गया, तो वो ग्रुप में डाल देता था, तो हम लोगों को सारे कंपटीशन आ जाता था कि चलो कौन क्लियर करेगा ये डाउट। तो ऐसे ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि चलो, अगर वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, यस। लाइक मुझे भी ये पार्ट क्लियर करना चाहिए, ताकि मैं भी पिछली बार डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि चलो, वो अप्रैल से मैंने कहा ना कि मैंने प्रेप स्टार्ट की, तो मेरे फ्रेंड्स ने ही कहा कि अब तो पढ़ लो, लाइक इट्स अप्रैल तो तुम, सिर्फ 3 मंथ्स है हमारे पास, लाइक अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम अपना 100% देंगे, तो रैंक जो आनी है आनी है। यस, यस, यस। तो जो आपने प्रिपरेशन करी इतने ड्यूरेशन के दौरान, तो हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, एक छोटा अम, सा मैसेज बता दीजिए, जी, या कि फिर कोई ज्यादा, एक्स्ट्रा टिप उनको देना चाहो कुछ?
मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज़्यादा जरूरत स्ट्रेस के नहीं लिए। लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल यस। नहीं लो जरूरत के लिए ज्यादा स्ट्रेस, अपना 100% दो और compete खुद के साथ करो। लाइक मैं 3 मंथ्स पहले क्या थी और आज क्या हूँ, लाइक अपना 100% दो। रैंक आए ना आए, स्कॉलरशिप मिले ना मिले, ये ऐसा सेकेंडरी कुछ चीज़ है। मत सोचो। जी यस। बिल्कुल। क्योंकि रिग्रेट्स नहीं रहेंगे उसके बाद कि मैंने तो अपना 100% दिया। क्योंकि कुछ फैक्टर्स मैंने कहा ना कि वो जो एग्जाम के हॉल में वो या जो एनवायरनमेंट, हाँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे, गेस करके कौन सा सही लगेगा कौन सा गलत लगेगा, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है। यस। तो अगर हम अपना 100% दे तो सब कुछ हो जाएगा। यस 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 यस। हाँ, इतना खूब होता है वैसे एग्जाम के लिए कि अगर सबसे बड़ी चीज़ तो होती है कि वो स्ट्रेस ना ले, क्योंकि अगर स्ट्रेस में चला जाता है या फिर थोड़ा डीमोटिवेट हो रहा है होता है कैंडिडेट, वो जो चीज़ पढ़ रहा है वो भी नहीं पढ़ पाता है। जी हाँ, जी और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ दूसरी, उसको कंटिन्यू रहना चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर वो कंटिन्यूटी बहुत होता है तो इम्पोर्टेंट। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है कंटिन्यूटी। और जैसे आपने लास्ट के 3 मंथ में करी, तो 3 मंथ तो नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा पहले से कर रही थी, थोड़ा सा बेस भी मजबूत हो जाता है। और जी आप वेस्ट बंगाल से आते हैं तो वहाँ के बच्चों का सोशल साइंस और भी अच्छा होता है। हमने सुना है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। हम पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट होते हैं उनका दबदबा होता है उस चीज़ में, सोशल साइंस में। ठीक है। बीके दास सर भी वहीं के थे तो वहाँ का थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो जो आने वाले एस्पिरेंट्स है 2026 में, तो मैं तो उनको सजेस्ट करूँगा कि 3 महीने नहीं, आपको लगभग 1 साल से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। जी जी, 3 महीने में तो मैंने कहा कि सीरियसली हाँ, पूरा कंसिस्टेंसी बना। सीरियसली आपने कंसर्न जी, किया। मगर कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत पहले से क्लियर करने यस शुरू यस, किए। जैसे कि आपने वो बताया तो कि आपने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को ज्वाइन कर लिया था 23 के अंदर ही, मीन्स जी आप एक बिल्कुल। तरीके से 23 से ही क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए थे। आपका जी मेन जी बन गया था कि 23 से कि मुझे जेआरएफ में जाना है, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आप कब जी तब से कंटिन्यू है यहाँ पर। जी। यस। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू आप अब सर। ए आई आर आई के अंदर जल्दी ही मिलेंगे आपसे। बिल्कुल। चलो, तो बहुत बहुत थैंक यू पूर्विता। थैंक्स टू यू सर। दोस्तों, ये थी हमारी आईसीआर जेआरएफ रैंक 2 के साथ में बातचीत, और उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपनी जो छोटी छोटी टिप्स के बारे में बताया, अपनी स्ट्रेटजी बताई, अपना रूटीन बताया, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी। ठीक है, लास्ट के 3 मंथ में उन्होंने किस तरीके से सारा कुछ सब सिलेबस को अच्छे से कैटर किया, सब कुछ कवर करा। तो ये छोटी छोटी जो स्मॉल टिप्स थी, ये आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। और अगर आपको इसी प्रकार के इंटरव्यू और भी देखने हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही टॉपर के इंटरव्यू स्टडी गाइडेंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन के अंदर फोकस रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, और याद रखिए कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की रियल की होती है। ठीक है, हार्ड वर्क भी आपको करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज द रियल सक्सेस। ओके, और कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आईसीआर जेआरएफ जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर, एक नए एस्पिरेंट के साथ में।